that is law of closed polygon for vector addition. आवाज आ रही है ना? चलो, अब मान लो कि अगर ये हमारे पास एक क्लोज्ड पॉलीगन है, अगर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, तो वास्तव में गए तो यहाँ से यहाँ ही, ठीक है? यानी ए बी सी डी ई एफ, if various sides of closed polygon closed polygon are in same sense, then same sense, then their resultant is the side of polygon, which closes the polygon. ये सारी साइड्स हैं, ये तो बहुत सारी साइड्स हैं जो सेम सेंस में है, लेकिन एक साइड ऐसी है जो इस पॉलीगन को क्लोज कर रही है, तो ये सेम सेंस में है, बट ये अपोजिट सेंस में. देन द साइड विच क्लोजेस द पॉलीगन इज देयर रिजल्टेंट, इज द साइड ऑफ पॉलीगन विच क्लोजेस इज, बट टेकन इन अपोजिट सेंस. मतलब कहने का मतलब है कि इफ देयर आर ए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ये ऐसे है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या इनका सम ये होगा ए प्लस बी? बताओ. और अब ये एक और साइड है सी, तो ये ए प्लस बी है और सी और जुड़ गई, तो अब क्या हो गया? क्या ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया? क्योंकि ए प्लस बी में ये जोड़ो, ऊपर वाला भूल जाओ, ये देखो. और सी में एक और साइड जुड़ गई डी, तो अब क्या हो गया? ट्रायंगुलर लॉ लगा रहा हूँ, रिपीटेड ट्रायंगुलर लॉ, देख लेना. तो ए प्लस बी प्लस सी ये साइड है और डी भी उसी साइड है, सेम सेंस में है कि नहीं दोनों? तो ये क्या हो जाएगी? हो गई. और एक और साइड ई ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये हो गई और ये हो गई, तो बताओ ये क्या हो जाएगी? तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी और प्लस ई. तो अगर मैंने बहुत सारी साइड्स ले ली हैं ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, तो जो साइड पॉलीगन को क्लोज करेगी तो क्या वही उसका रिजल्टेंट होगी? ठीक है. तो इसका मतलब है जैसे ओ ए बी सी डी ई, तो इसका मतलब है कि जो ओ ई वेक्टर है वही ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर और प्लस डी ई वेक्टर के इक्वल हुआ. या ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. सो इफ वेरियस साइड of a polygon represent
ठीक है, various vectors taken in same sense, then the side of polygon which closes the polygon represent their resultant taken in opposite sense. repeat करो. तो ये बात आपको समझ में आ गई, लॉ ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन. चलो अब हम आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में थोड़ा और बताते हैं. पोजीशन वेक्टर जैसा कि आपकी बुक में दिया है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो जो फिगर है वो मुझे बताना है आपकी बुक का, कि ये तो बात आप जान चुकी हैं कि ओरिजिन से किसी भी वेक्टर को मिला दो तो उसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर. मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने इस पाथ को फॉलो किया और आप किसी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट तक ये इनिशियल वेक्टर हो गया, क्योंकि ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये इनिशियल वेक्टर हो गया. इनिशियल वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर. या हम अगर हमारे पास बुक है तो हम इसे बोल्ड से अगर रिप्रेजेंट कर दें, लेकिन हम लोग बोल्ड नहीं कर सकते, तो बुक में वेक्टर नहीं लगाए ऊपर, इसका ये मतलब ना समझिएगा कि उसके ऊपर वेक्टर नहीं है. इट कैन बी, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर, represented by bold small alphabet. या तो हेड और टेल दोनों पॉइंट लिखो, हेड और टेल दोनों लिखोगी तो इसमें ये चीज़ क्या मानी जाएगी, ये ओपी वेक्टर है. तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और अगर आप पतले से लिखें, लिखते समय कौन बार बार बोल्ड करेगा, तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, बोल्ड स्मॉल अल्फ़ाबेट विदाउट एरो, तब तो एरो नहीं लगाना है, विदाउट एरो, और बाई, ये जो बोल्ड ना करो, ऐसे लिखो, तो ऐसे. समझ में आ गई बात. और अगर मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे, ये है, तो ये पी डैश है, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर बना कि नहीं, कोई चीज़ गई, तो ये हुआ आर डैश वेक्टर. तो ये इनिशियल वेक्टर हुआ आर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर. और फाइनल वेक्टर क्या हुआ, इट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर. आर डैश और पी पी डैश क्या हुआ बताओ, vector formed by joining initial point to final point and directed from initial point to final point is called, आवाज नहीं आ रही क्या, what is pp vector, pp dash vector क्या है. Now जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा, चाहे इधर से पाथ फॉलो किया जाए चाहे इधर से फॉलो किया जाए. नाउ वी विल सी इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, टू वेक्टर्स आर said to be equal if they are directed in same direction, या they are in same direction and have same magnitude.
अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है तो उन्हें कहेंगे कि वो इक्वल वेक्टर हुए। जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है कि टू वेक्टर्स इक्वल हैं, कौन कौन से टू वेक्टर्स इक्वल हैं? सो इट हैज़ बीन गिवन दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल, ये टू वेक्टर्स। तो ये ए और बी दिया गया है, वरना स्मॉल से लिखना चाहिए, ठीक है। और बाकी वैसे ए बी सी भी इन्होंने लिख दिया है। चलिए, ए वेक्टर पॉइंट को देने पे वैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि अगर ये दो वेक्टर हैं और अगर उनकी लेंथ सेम है तो क्या वो इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मान लीजिए अगर हम किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करें, लेमडा एक स्केलर है और अगर मैं उसमें ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बुक भी अब ऐसे लिख रही है कैपिटल में तो हम भी लिख रहे हैं, तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर ए वेक्टर है और अगर हम उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, अब लेमडा की जो भी लेंथ हो उसके हिसाब से ये वेक्टर मॉडिफाई हो जाएगा, तो ये लेमडा ए हो जाएगा कि नहीं? अब लेमडा निगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए किसी भी वेक्टर में अगर आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा एक स्केलर है, जैसे x है, y है, z है, ऐसे कोई स्केलर है, तो अगर आपने किसी वेक्टर को 1.5 गुना कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। इसी a में अगर आप -1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही वेक्टर उल्टा हो जाएगा? मतलब मल्टीप्लिकेशन आप किसी से भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी। और ये कहा गया है कि लेमडा ए वेक्टर कैन बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, लेमडा बाहर भी निकाल सकते हैं वेक्टर में से अगर इफ़ लेमडा इज़ ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब है कि अगर 4i कैप और प्लस 6j कैप है, ये एक ए वेक्टर है और हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर मैंने अंदर अंदर 2 कॉमन ले लिया है और 2 पॉजिटिव है तो 2i प्लस 3j कैप, और मैं अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ और अंदर क्या लिखूँ? 2i प्लस 3j कैप, ये कर दूँ, तो इससे जो मैग्नीट्यूड आएगा और इससे जो मैग्नीट्यूड आएगा सेम आएगा। ज़रा इसका रूट करके देखो और इसका रूट करके देखो इसके मैग्नीट्यूड का, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया? क्या 16 प्लस 36 का रूट, और यहाँ से क्या आया? क्या 4 प्लस 9, तो ये 2 रूट 13 हो गया, और ये कितना हो गया बताइए? 52 हो गया। अच्छा, 52 को क्या 2 इंटू 2 इंटू 13 लिखा जा सकता है? तो ये 2 रूट 13 हो गया। आप देख रही हैं कि सेम चीज़ आ गई। तो अगर लेमडा पॉजिटिव हो तो बाहर निकाला जा सकता है, इसका कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, बस ये है कि किसी चीज़ से स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर किसी वेक्टर का 4 गुना करना चाहो, -3 टाइम्स करना चाहो तो कर सकती हो। समझ में आ गई बात कि नहीं? या तो वो पैरेलल हो जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, या एंटी पैरेलल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उसमें। अब ज़रा देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस नीचे फिगर 4.3 में दिए गए हैं, आप देख सकती हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो एडिशन करने के लिए आप क्या करेंगी? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो कर सकती हैं, और चाहें तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि बुक में 2 फिगर दिए हैं, ये देखो, तो ए और बी वेक्टर दिया है, तो क्या करोगी?
मान लो आपसे कहा जाए a प्लस बी, तो a प्लस बी निकालो और दो चीज़ कही जा रही है, और b प्लस ए भी निकालो। तो एक a लिखो और a के हेड में b को जोड़ो। जब a प्लस बी बोला जाए तो क्या करोगी, a को बना लो, बिल्कुल बना लिया है। अब इस वेक्टर को, ये ऐसे वेक्टर है, ऐसे वेक्टर है, इसको खिसका के यहाँ ले आओ, तो इसी के हेड में ही तो बी को जोड़ोगी। देख लेना बिल्कुल पैरेलल है, कम ज़्यादा हो तो बता देना। अब जो ए है, इसी के हेड में हमने बी को जोड़ दिया, तो जो थर्ड साइड विच रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट सेंट इज वो होगा ट्रायंगल का, वही उनका रिजल्टेंट होगा। तो ये क्या होगा बताओ, क्या यही ए प्लस बी आएगा? पहले तो ए ही चले हो, फिर बी चली हो। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये ए प्लस बी हुआ। अच्छा, बी प्लस ए देखो, तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या पहले बी ड्रॉ किया जाए? देख लो बिल्कुल पैरेलल है? समझ में आई? अब बी के बाद ए ड्रॉ किया जाए, यानी बी के हेड से ए की टेल जोड़ी जाए। तो जरा जोड़ो, देख लो, ये जोड़ दिया बिल्कुल उसी तरीके से, और ये आ गई ए। तो क्या ये आ गया? अच्छा, तो क्या ये बी प्लस ए हुआ? अच्छा, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम लग रहे हैं आपको? सेम ही लग रहा है, ये भी इधर है और ये भी इधर है, वही लग रहा है कि नहीं? तो इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। जरा चेक करो। तो दो चीज प्रूव करने को कहेगा कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी प्रूव करो, एसोसिएटिव भी। सो बोथ हम लोग ये करके प्रूव करेंगे। नाउ प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। प्रूफ देखो कि ये एक पैरेललोग्राम लो, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम। सो जो ओ सी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? ओ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों फ्री वेक्टर हैं, अभी बिल्कुल सेम लेंथ की हैं और सेम डायरेक्शन में और पैरेलल भी हैं। तो इसको मान लीजिए ए वेक्टर, तो ये भी ए हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जो ओ ए वेक्टर है, ये क्या उसे बी सी, क्या उसे सी बी माना जा सकता है? सी से बी की ओर डायरेक्टेड। और क्या उसे बी माना जा सकता है? सी बी को क्या मान लिया? बी देखा, सी से बी जा रहा है कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब इन ट्रायंगल ओ सी बी अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब ओ सी और सी बी, तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है, और इसमें if two vectors are taken in same sense, then the third side of triangle taken in opposite sense represent their resultant। तो ये क्या, जो OB होगी वो क्या होगी बताओ? OB वेक्टर, क्या वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा ट्रायंगुलर लॉ से? A पहले चला, उसके हेड के बाद फिर ये चले। अच्छा, इन ट्रायंगल ओ ए बी अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जरा देखो, तो क्या पहले बी चले फिर ए चले हो?
तो इसलिए जो ओ बी वेक्टर है, लेकिन फाइनली तो यहाँ से यहाँ पहुँचे बी पे, तो बताओ ओ बी क्या हुआ, ओ ए प्लस ए बी। ओ बी क्या हुआ, ओ ए प्लस ए बी। यानी मेरा कहने का मतलब है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपकी हमेशा मदद करेगा। आपको बीच वाली चीज़ ओमिट करनी है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ओ सी और प्लस सी बी, सी का यहाँ महत्व नहीं, इसे ख़त्म कर दो, ऐसा होता है। तो वही तो ओ बी हुआ कि नहीं। तो अब बाकी तो मैं लिख ही देता हूँ ए प्लस बी। ऐसे यहाँ ए का कोई महत्व नहीं है, आप ओ से गए और बी तक पहुँचे, बीच में कहाँ कहाँ गए उससे लेना देना नहीं है। तो इट इज़ ओ ए क्या है बी, ए बी क्या है ए। तो क्या ये बी प्लस ए हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, क्या ओ बी ए प्लस बी भी है और ओ बी बी प्लस ए भी है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बी और ए है तो इधर की तरफ बी प्लस ए लिख दो, और ये ए प्लस बी है तो इधर क्या लिख दो ए प्लस बी। तो वही चीज़ आ गई कि दोनों एक ही तो हैं। तो हैंस प्रूव्ड कि वेक्टर की अगर इधर उधर पोजीशन बदल दी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही रहते हैं क्योंकि फ्री वेक्टर हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रूव एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हमें ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐसा है। तो आपको 4.4 फिगर में एसोसिएटिव लॉ दिख जाएगा। 4.4 फिगर अपनी बुक का देख लें। सो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ये है। अब देखो कि नाउ एल एच एस ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया और ये सी वेक्टर लिया। तो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। वास्तव में छोटे छोटे वर्ड लेना ही ज़्यादा ठीक रहता है, बट ये बड़े बड़े लेते हैं उससे फिर दिक्कत होती है, क्योंकि हमें फिर टर्मिनल को भी तो ए बी सी डी लेना होता है कि नहीं। तो वहाँ पर भी ए बी सी डी लेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। चलो ले लिया तो ठीक है। अब फिर टर्मिनल को क्या लोगे नहीं। तो ये बी प्लस सी है तो इसे क्या लिख दिया बी प्लस सी बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये ए वेक्टर है तो ये क्या हो गया, दैट इज इसको फिर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रूव करने के लिए प्रॉपरली बनेगा ही नहीं बात। हम इसे छोटे छोटे ले लेते हैं। पॉइंट को हमेशा हमें कैपिटल लेना होता है। तो इसे लिखो ए बी सी, ए बी सी। अब ठीक है, अब हो जाएगा प्रूफ। अब मैं टर्मिनल को भी कुछ ले पाऊंगा। ए बी और ये सी है और दिस इज ये देखो बी प्लस सी। अब जरा देखो, अब इसे लिखो ओ ए बी सी। ठीक है, तो बताओ ए सी क्या हो गया। क्या ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर हुआ बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। बोलो ए बी प्लस ये चीज़ हो गई। और फिर अब इन ट्रायंगल, ये तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था ए बी सी, और इन ट्रायंगल ओ ए सी, तो ये ए वेक्टर है और ये बी प्लस सी है। तो बताओ ओ ए प्लस ए सी क्या हुआ, क्या ओ सी हुआ। क्योंकि बीच वाला हट जाएगा, ए तो हट जाएगा ना, ये तो हट ही जाएगा।
लेकिन ओ ए क्या है, क्या ए है, और ये क्या बी प्लस सी है, बताइए। अच्छा एक और भी बात है, मैंने मान लो इससे मिला दिया तो ओ बी वेक्टर क्या हुआ, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, बताओ ओ बी क्या हुआ, क्या ओ ए वेक्टर और प्लस ए बी वेक्टर हुआ, यानी कि ये ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर हुआ, ओ बी वेक्टर। चलो ये ओ बी वेक्टर हमने यहाँ पे ओ बी वेक्टर को क्या लिख दिया। अच्छा बी प्लस सी को मैं ज़रा डायरेक्शन बदल दूँ, ऐसा इल्यूजन लग रहा है कि मान लो इसी पे लिखा गया, तो बी प्लस सी ये है, बी प्लस सी, ये ठीक है ना। तो बताओ ओ बी क्या है, क्या ये ए प्लस बी है, ए और बी। अच्छा अब आगे देखो, इन ओ बी सी बताओ, तो बताइए ओ सी वेक्टर क्या है, आप बताइए। बी सी वेक्टर, तो ओ बी कितना है, क्या ये ए प्लस बी है, और ये सी है, तो क्या वही ओ सी यहाँ पर ये आ जाता है, और वही ओ सी यहाँ पे ये आ जाता है। सो बाई कंपेरिजन ऑफ, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो ऐसा लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और प्लस सी। समझ में आ गई बात, हैंस प्रूव्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है कि वेक्टर की मतलब जैसा वेक्टर लिखा है वही रखो, लेकिन पेयर वाइज चाहे पहले दो को जोड़ लो फिर तीसरे को जोड़ो, एसोसिएटिव में पोजीशन नहीं बदली जा सकती है। वैसे तो वेक्टर को हम कम्यूट भी कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी बी प्लस ए, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में जो जहाँ है वहीं रहता है, बस ब्रैकेट बदले जाते हैं। ठीक है आगे देखो, तो हमने इस तरीके से देख लिया एसोसिएटिव लॉ और दोनों लॉ इसके लिए लागू होते हैं। अब अगले पेज पे देखते हैं कि क्या लिखी गई है किताब में बात। ये दोनों लॉ लागू हो गए ना। अच्छा नल वेक्टर हमने बता दिया, चेक करो बुक में। ओके सो वन इज हेड टू टेल मेथड, तो यानी हेड टू टेल मेथड कोई ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। जरा देखो ये क्या लिखा है सेंटेंस, तो बुक का ही सेंटेंस लिखते हैं, हेड टू टेल मेथड आपके बुक में ही दे रहा है। सो वेक्टर्स आर अरेंज्ड इफ हेड टू टेल मेथड, इफ ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है पेज नंबर 68 का टॉप पॉइंट, वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन हेड टू टेल मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर is attached to head of previous vector, that is tail of next vector। तो अगले वेक्टर का जो टेल है is attached to head of previous वेक्टर, यानी जैसे अगले वेक्टर का टेल पिछले वेक्टर के हेड से अरेंज किया कि नहीं, देखो। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, ठीक है, एंड द टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन द टू वेक्टर्स and their resultant forms sides of triangle, sides of
ट्रायंगल वेयर जो उनकी थर्ड साइड है is their resultant taken in opposite sense where third side represents their resultant, ठीक है, when tail of first vector is joined with head of second vector, when tail of first vector is joined with head of सेकेंड वेक्टर, सिर्फ ज्वाइन ही ना किया जाए, एंड डायरेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। देखो जो पहले डेफिनीशन हमने आपको लिखाई ना वही सबसे लोकप्रिय है, वही चलाओ। ये सब फालतू में इतना सारा लिखना पड़ा। हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, if two vector represents two sides of triangle taken in same sense, then third side taken in opposite sense represent their resultant। बोलो है बात सही कि नहीं? कितना आसान है, और ये नेट में हर जगह मिल जाएगी। रिपीट करो जरा। If two vectors, three sides of a triangle, हाँ and हाँ two sides of triangle represent two vectors taken in same sense, then third side represent the resultant taken in opposite sense। सही है, ये अच्छा काम कहा आपने। अब और आगे बढ़ो, ये तो हमने आपको लॉ बता दिए। अच्छा, फिगर 4.5 पे आओ। अगर b आपके पास एक वेक्टर है तो माइनस b क्या होगा, क्या उसका अपोजिट हो जाएगा? Yes sir। अच्छा, किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ोगी तो क्या आएगा? जीरो वेक्टर आएगा। Right। किसी वेक्टर में से वही वेक्टर घटाओगी तो क्या आएगा? जीरो आएगा कि जीरो वेक्टर? Zero vector। हाँ, ये याद रखना, ये ना लिख देना जीरो। सो कुछ चीज़ें आपकी बुक में क्लियर हैं कि जो हमें गलती नहीं करनी है, कि इफ दैट इज if two vectors are subtracted then it comes as zero vector। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। आगे देखिए, subtraction of two vectors, ये कैसे करें? subtraction of two vectors कह रहा है कि मेरे पास एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, और ये बोल रहा है कि a माइनस बी निकालो, और ये भी कह रहा है कि b माइनस ए निकालो। ये दो चीज कह रहा है। तो अब a माइनस बी निकालने के लिए क्या तरीका है? ये b है तो इसका उल्टा क्या होगा बताओ? माइनस। अच्छा, तो अब इन दोनों को जोड़ दो, यानी a माइनस बी वेक्टर का मतलब और कुछ नहीं है, a प्लस माइनस बी वेक्टर है, बात की नहीं? Yes sir। तो अब मैं a वेक्टर बनाऊं उसी डायरेक्शन में, जैसे a है वैसे a बना दिया, और माइनस बी किधर है बताओ? ये देख लो, माइनस बी है और ये क्या है, a है। अब इन दोनों को जोड़ोगी तो क्या ये थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो जाएगा? Yes sir। उसमें पहला वाला वेक्टर पहले लिखना पड़ेगा, तो पहले लिखो a और प्लस माइनस बी, तो ये क्या हो गया, क्या यही a माइनस बी हो गया? अच्छा, अब वो कह रहा है कि b माइनस ए, तो इधर की ओर क्या है बताइए?
नाउ a माइनस बी अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है तो फिर एक और चीज़ देखो, ये वेक्टर है ना माइनस बी, बोलो यही है माइनस बी, Yes, sir. तो ये क्या हुआ, क्या ये प्लस बी है, तो ये वेक्टर क्या हुआ, क्या ये a प्लस बी है, a प्लस बी है कि नहीं, Yes, sir. मतलब बुक में बना है तो हमने बना दिया और कोई बात नहीं थी। देखो बुक में ऐसा बना है a माइनस बी और a प्लस बी, बी को एक बार उल्टा दिखा है एक बार सीधा दिखा है, बुक में दिख रहा है 4.5 फिगर, बोलो। Yes, sir. तो वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं बी माइनस ए की, बी को वैसे का वैसा लो लेकिन ए को उल्टा लो, बी ऐसे ले लिया और ए कैसा था, क्या ऐसे, और ए का अगर उल्टा लिया जाए तो माइनस ए वेक्टर, तो बी पहले लो और उसी के हेड से, ये हेड टू टेल मेथड है ना, तो बी के हेड से क्या लो, क्या माइनस ए, देख लो यही है माइनस ए, यही है माइनस, दिख गया, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो तीसरी साइड अपोजिट सेंस में ले लो, तो ये क्या हो गया, क्या ये b प्लस माइनस ए हुआ, Yes, sir. तो b माइनस ए। अब आपको पता चल गया ना सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जस्ट अपोजिट करके ऐड कर देना है, और जो पहले लिखा है वही पहले वेक्टर बनाना है, उसी के हेड से दूसरा वेक्टर जोड़ना है, ठीक, ऐसे होता है। मान लीजिए आपके पास 3 वेक्टर दिए हैं कि एक वेक्टर ये दिया है और दूसरा वेक्टर ये दिया है और तीसरा वेक्टर ये दिया है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बताओ, तो आपको पहले ए ही लेना है और उससे हल्का सा तिरछा भी लेना है, ध्यान देना बिल्कुल उसके पैरेलल हो, तो ए लिया, ये बी लिया और सी बिल्कुल उसके पैरेलल चले, लग रहा है पैरेलल, सी के पैरेलल, बी के पैरेलल, ए के पैरेलल, बोलो सही है, ए बी सी ले लिया। अब क्या लॉ ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन लगा दें, बोलो, Yes, sir. तो ये बन गया, वरना आप ऐसे भी कर सकती हैं, पहले ए प्लस बी करें फिर सी जोड़ दें तो भी आ जाएगा। सो इट इज बाय लॉ ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन। उसी ऑर्डर में लेना है, ए के हेड से बी का टेल, ज्वाइन टेल ऑफ बी फ्रॉम हेड ऑफ ए, ज्वाइन टेल ऑफ बी फ्रॉम हेड ऑफ ए, ऐसे करना है एंड सो ऑन। अब आगे की बात देखो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन भी कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स विद देयर टेल्स आर बॉट एट कॉमन ओरिजिन, देखो अगले पेज में देखो फिगर 4.6, तो बुक की लैंग्वेज लिखनी भी जरूरी है, नेट में जो है वो सो है, लेकिन देखो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन यानी कि इफ टेल्स ऑफ टू वेक्टर आर बॉट एट कॉमन ओरिजिन, दोनों के टेल को मिला दिए जाएं, बिना जहां है बस उनको खिसका के, टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स आर brought at common origin
एंड पैरेललोग्राम इज ड्रॉन। और उसके बाद क्या किया जाए, पैरेललोग्राम इज ड्रॉन, then the diagonal passing through their tail, तो कोई इनिशियल पॉइंट, diagonal passing through their कोई इनिशियल पॉइंट, ठीक है, एंड डायरेक्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट टू अपोजिट एंड ऑफ डायगोनल, फ्रॉम दैट पॉइंट टू other end of diagonal, represent their resultant। अच्छा, ये मेथड जो अनपढ़ लोग हैं उनको बहुत पसंद आता है। कहते हैं कि एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, तो ये वस्तु कहाँ जाएगी, तो वो लोग जानते हैं ये वस्तु कहाँ जाएगी। जैसे ये लोग इंजीनियर होते हैं ना, कम पढ़े लिखे, वो जानते हैं ये इधर जाएगी, ये एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से। अगर मान लो एक पिता है, वो इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, बेचारा बच्चा इतना ही लगा पा रहा है, तो अब उनसे पूछा जाए कि अब बताओ ये कहाँ जाएगी, तो कह रहे हैं कि पिता इसमें ज़्यादा न्यूटन फोर्स लगा रहा है, वो 10 न्यूटन का, और जो बच्चा है वो तो 3 न्यूटन ही लगा पा रहा है। तो कह रहे हैं कि पहले तो पैरेललोग्राम पूरा करो, और फिर उसके बाद जब पैरेललोग्राम पूरा हो जाए तो वस्तु पिता की ओर ज़्यादा जाएगी। बात समझ में आई है ना? आसान चीज़, कितना आसान है। वो एंगल के साथ भी बता देते हैं, कहते हैं अब इसकी लेंथ ले लो और कि उस पर, उस वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं। तो और उसके बेसिस पे काम कर लेते हैं। मान लीजिए इनके बीच में 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये 60 है, ये 60 है, और बताओ अगल बगल वाले पैरेललोग्राम के एंगल कितने होते हैं, क्या ये 120 डिग्री है? तो ये 120 डिग्री हो गया। तो अब उनका कहने का मतलब है कि अगर एक ए फोर्स है और एक बी फोर्स है, ये ए फोर्स है, तो इसका पैरेललोग्राम पूरा करो, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या ये इनका रिजल्टेंट है ए और बी का? बताइए, पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या यही रिजल्टेंट है? अच्छा, अगर ये रिजल्टेंट है तो हम इसमें ये पता कर सकते हैं, एक लाइन ये खींचो और इसे पूरा कर लो। ये ए है तो क्या ये भी ए हुआ, और ये क्या थीटा हो गया, बताओ। अच्छा, ये अगर थीटा है और ये ए है, और थोड़ी देर के लिए मैं इसे एक्स और वाई मानूं, तो कॉस थीटा क्या हुआ, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई कि ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा। फिर से बताएं, क्योंकि अगल बगल वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो भी होते हैं दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर ये 60 है तो ये 120 हुआ कि नहीं, 60 है तो 180 माइनस 60, फिर जो बचा है थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल तो समझती हो। मान लीजिए जैसे मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। अच्छा, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, ये थीटा है, तो क्या ये थीटा है?
ये इनका रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ से, बोलो बताइए। Yes, sir. अच्छा ये बी है तो क्या ये बी हुआ? तो अब ये मुझे बताओ, इस चीज़ को लिखो ओ ए बी, बी ना लिखो और कोई टर्म ले लो, ओ एम एन ले लो, एम एन आर, आर भी नहीं ले सकते हो क्योंकि आर को हम रिजल्टेंट लेंगे, ओ एम एन एस, ऐसा हो गया। तो अब जरा देखो कि कॉस थीटा क्या हुआ। क्या कॉस थीटा जो होगा वो बेस बाई एम एन बाई बी होगा क्या? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात कि नहीं? तो बी का मैग्नीट्यूड बी ही रहा, सिर्फ में अगर ऐसे लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड माना जाता है, ठीक है। तो बताओ एम एन क्या हुआ? क्या बी कॉस थीटा? Yes, sir. और साइन थीटा क्या हुआ? क्या एस एन बाई बी? तो एस एन क्या हुआ? क्या बी साइन थीटा? तो एम एन को मैं बी कॉस थीटा लिख दूं और इसे Yes, बी sir. बी साइन थीटा लिख दूं, और ये है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के लिए अब ओ एस एन में देखो, इन ट्रायंगल ओ एस एन, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो दैट इज ओ एन स्क्वायर और प्लस एस एन स्क्वायर होगा कि नहीं, और उसका रूट। Yes, sir. लेकिन ओ एन क्या है? क्या ये ए प्लस बी कॉस थीटा है? Yes, sir. और एस एन क्या है? क्या बी साइन थीटा का स्क्वायर है? बताएं। Yes. अच्छा, तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ? Yes, sir. अच्छा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ? बताएं। B square. अच्छी बात है। तो ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ क्या? Yes, sir. यही रिजल्टेंट हुआ। Yes, sir. अच्छा, अगर ये रिजल्टेंट हो गया है तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन ये रिजल्टेंट किसी एंगल पर भी तो है। ये मान लो अल्फा एंगल पर है, एक वेक्टर से अल्फा एंगल पर है, वो भी तो कोई पूछेगा भाई किधर वस्तु जाएगी, इधर फोर्स लग रहा है तो किस एंगल पर जाएगी, तो अल्फा भी चाहिए कि नहीं रिजल्टेंट का एंगल। Yes, तो sir. tan अल्फा क्या हुआ बताओ? क्या tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ? बी साइन Yes, थीटा sir. अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप एग्जाम्पल 4.2 देखो, निकाला पेज नंबर 71। Yes, sir. क्या इसमें यही दोनों चीज़ें प्रूव की गई हैं? आर देखो, क्या जो आर इसमें निकाला है वही हमने भी निकाला है? Yes, sir. जो tan थीटा इनका आया है वही हमारा भी आया होगा लास्ट में, tan अल्फा। बोलो बात सही है? Yes, sir. तो इस तरीके से हम किसी चीज़ का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इन सब में एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एंगल बदल दोगे तो वेक्टर का एडिशन वही रहेगा, फिर तो सब कुछ बदल जाएगा ना। अगर एंगल बदल जाएगा तो सब चीज़ बदल नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो कि मान लीजिए कि टू वेक्टर्स ऐसे ऐसे हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा भी ए ही है,
मतलब आप ये कह सकते हैं सेम लेंथ का है तो ऐसे कर लो ओ ए ओ बी, लेकिन लेंथ इनकी सेम है बस। ये आप ए तो नहीं कह सकते क्योंकि वो दूसरी डायरेक्शन में, तो ए कैसे कह सकते हैं। ये है, ठीक है। ये 5 न्यूटन का वेक्टर है और ये भी कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई। और इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। 120 degree. अच्छा, अब इससे एक वो बनाओ, क्या ये इनका रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बताओ। क्या रूट ओ बी का स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, और ओ ए का स्क्वायर और प्लस 2 ओ ए ओ बी और कॉस थीटा, यही फार्मूला है। Yes, sir. क्या दोनों वेक्टर 5 5 के हैं, Yes, sir. तो मैं लिख दूँ 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और कॉस 120, ठीक है। Yes, sir. अच्छा ये देखो 5 स्क्वायर यानी 25 और प्लस 25 और प्लस 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। और ये देखो cos 120 को क्या cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकती हो। और अब यहाँ पे ये 50 और प्लस 50, अच्छा cos ये फिर क्या आ जाएगा बताओ, 90 में जोड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गई हो, ये 90 है, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी। Minus sin 30. अच्छा बताया है आपने। सो इट इज रूट 50 और प्लस 50, बल्कि माइनस यहीं लगा दो अब, माइनस और इंटू 1/2, तो कितना आ गया, क्या रूट 50 माइनस 25 आ गया, क्या ये रूट 25 आ गया, क्या ये 5 आ गया। यानी अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो तो क्या उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के समान होगा, वो भी 5 ही होगा क्या। बोलो 5 न्यूटन आ गया कि नहीं। मतलब ये आपकी जानकारी के लिए बताया कि ऐसा भी होता है। अगर दो वेक्टर कितने पे लगे हों, 120 पे, 120. तो ये आ जाएगा। फिर आप कहेंगे अच्छा ये भी तो बताइए कि थीटा क्या होगा, थीटा नहीं अल्फा। मतलब ठीक है आपने ये बता दिया कि इतना मैग्नीट्यूड है, लेकिन बात तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बनती है, क्योंकि वेक्टर में तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। सो tan अल्फा क्या हुआ बताइए। तो tan अल्फा के लिए हमने आपको बताया है कि जब tan अल्फा की बात की जाए तो जिधर अल्फा है वो न लेना, दूसरी तरफ वाला एंगल लेना, ये वाला वेक्टर बी और पूरे का साइन थीटा, बी है, ये वेक्टर ना लेना। अल्फा इधर है, अल्फा किधर है बताओ, इधर है, तो इधर का वेक्टर ना लेना, चेक कर लो, बी साइन थीटा है ना। अल्फा नीचे था और वेक्टर किधर का लिया गया, क्या दूसरी तरफ का। फिर से देखो अल्फा इधर है तो बी साइन थीटा उधर का लिया गया कि नहीं, या फिर अल्फा के सामने वाला एंगल ले लो, बी साइन थीटा। तो tan अल्फा क्या होगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, अल्फा है तो ये वेक्टर नहीं ले सकती हो, ये लोगी, क्या नाम है बताओ, ओ ए, इधर वाले लिया जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो ओ ए लिखो और फिर साइन पूरा एंगल, कितना एंगल, क्या 120 डिग्री, थीटा लिया गया कि नहीं, पूरा एंगल देखो, थीटा थीटा लिया गया है। Yes, sir. और नीचे क्या होगा, अब दूसरा वेक्टर, यानी अब ओ बी लो, ओ बी लो और प्लस फिर से ओ ए लिखो और cos 120। बोलो बात समझ में आ गई। ऊपर साइन और नीचे कॉस, ये इसलिए भी याद रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ tan है, तो tan में साइन बाई कॉस होता है कि नहीं, याद रखने का तरीका है। और बाकी
जो वेक्टर जिसके साथ एंगल ले रहे हो वो फ्री रहेगा, उसको किसी से साथ नहीं रहेगा, और दूसरी तरफ वाले के साथ साइन कॉस आएगा। अब जरा देखो, क्या ये 5 था, और साइन 120 कितना होता है? क्या साइन 90 + 30, और ये कॉस 90 + 30, तो साइन बताओ 90 + 30 क्या आ जाएगा? cos 30, अच्छी बात है, cos 30, और नीचे क्या आ जाएगा? बताएं, ये भी तो बोल। sin minus sin 30. अच्छी बात है। चलो, अब देखो, मैथ के होने से फिजिक्स में या बहुत फ़ायदा मिलता है, केमिस्ट्री में भी आपको बहुत जगह मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रल भरा हुआ है पूरी केमिस्ट्री में। तो आप देखेंगी, अभी भी इंटीग्रल आप पढ़ रहे हैं, पहले इसमें पढ़ लिया, अभी मैथ में पढ़ेंगी तो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो वरना यही चीज़ लोगों को इतनी कठिन लगती कि वो रटते हैं, और नहीं तो आराम आराम से। मैथ तो खुद ही खेल है, और फिर उस वो टूल है, तो मज़ा ही आ जाती है। तो इट इज़ 5 इंटू कितना है, √3/2, और नीचे क्या है बताओ, 5 - 5 इंटू 1/2। तो अब ये चीज़ क्या हो गई, 5 √3/2 ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ गया, क्या 5/2? चेक करो Yes, sir. भाई, 5 - 5/2 कितना होता है, 2.5। तो अब 2 से 2 कटा, और क्या 5 से 5 भी कट जाएगा, और √3 आएगा। सो tan अल्फा कितना आ गया, क्या √3? तो बताइए tan अल्फा कितना हो गया, क्या tan 60 डिग्री? तो अल्फा क्या हो गया, क्या 60 डिग्री? बताइए। Yes, sir. सो रिजल्टेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड। अगर मान लीजिए दो वेक्टर ऐसे ऐसे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड एट 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, आधा, और ये भी 5 न्यूटन का हो जाएगा। सो रिजल्टेंट वो किसी से भी 60 डिग्री बना रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑफ 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड एंड एट 60 डिग्री एंगल फ्रॉम, अब इनका नाम दे देना OA वेक्टर और OB वेक्टर। सो फ्रॉम OA वेक्टर। बात समझ में आ गई कैसे किया गया है? ठीक है ना, कि इनका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया है। ओके, तो इतनी ही बात आज रखते हैं कि क्या रिजल्टेंट है। इसको तैयार करो अच्छी तरीके से, फिर अगली बार नई नई चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इतना अच्छे से तैयार कर लेना, पहले वाला तो आपको तैयार है अच्छे से। ओके, थैंक यू।